Hello students, today I will explain you the chapter number 4 from the diary of Anne Frank. Before you read, Annalise Mary Anne Frank, 12 June 1929 to February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when Nazi occupation extended into the Netherlands. Anne Frank का बॉर्न 12 जून 1929 को हुआ था और उसकी डेथ फरवरी या मार्च 1945 को हुआ था उसका डेथ. एन फ्रैंक एक जर्मन जूइश गर्ल थी, उसका रिलीजन था वो जूइश था और वो जर्मनी से बिलोंग करती थी. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज़ ने जर्मनी पे कैप्चर कर लिया था तो नाजीज़ जो थे वो जो जूइश रिलीजन जो फॉलो करते थे उनको मारने लगे. तो एन फ्रैंक अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ में वो एम्स्टरडैम चली गई जो कि नीदरलैंड में है और वहाँ पर सेफ प्लेस ढूंढकर वहाँ पर छुप गए वो लोग. पर जब नाजीज़ ने कैप्चर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो नाजीज़ ने अपना जो पावर है वो नीदरलैंड पे भी फॉलो करने लगे. उन्होंने नीदरलैंड को भी कैप्चर कर लिया जिसकी वजह से जो एन की फैमिली और जो उसके 4 फ्रेंड्स है वो नाजीज़ के हाथों में आ गए थे और वो उनसे बच नहीं पाए थे. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into the hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within 2 days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. अब जब एन की फैमिली और उसके जो 4 फ्रेंड्स थे वो लोग जब नीदरलैंड चले गए जर्मनी से तो नीदरलैंड में क्या होने लगा कि जो नाजीज़ का जो पावर था वो बढ़ने लगा और वो ज्यूज़ की पॉपुलेशन जो थी उनको वो बहुत ज़्यादा हैरान करने लगे. तो एन की जो फैमिली थे वो जुलाई 1942 को उसके फादर की एक ऑफिस बिल्डिंग थी और उसके फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक. तो उसकी एन के फादर जो थे ऑटो फ्रैंक की ऑफिस की जो बिल्डिंग थी वहाँ पर एक हिडन रूम था, वहाँ पर जाकर वो लोग छुप गए 2 साल के लिए. उसके बाद में नाजीज़ का जो ग्रुप था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया ज्यूज़ के लोगों को और एन की फैमिली को और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले गए. वहाँ पर जो एन की सिस्टर है मार्गोट फ्रैंक उसकी डेथ हो गई और उसके 2 दिन बाद ही एन की भी डेथ हो गई टाइफस की वजह से. अब जो एन की जो पूरी फैमिली थी उसके जो फ्रेंड्स थे उनमें से सिर्फ एन के जो फादर थे ऑटो वही बच पाए थे और वो वापस से एम्स्टरडैम चले गए जब वॉर ख़त्म हुआ. वहाँ पर उन्होंने देखा कि एन की डायरी थी तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक रिकॉर्ड है, इस बुक को इस डायरी को पब्लिश किया जाए और उसे डायरी का जो टाइटल था उस टाइटल दिया गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. अब जो एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी थी जिसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इस नाम से उसके फादर ने पब्लिश करवाई थी वो डायरी को.
एन को वो डायरी जब उसका 13th बर्थडे था तब उसे गिफ्ट करी थी, और उसने जो डायरी है वो 12 जून 1942 से लिखना स्टार्ट किया था, और जो उसकी लास्ट एंट्री थी उस डायरी में वो थी 1 अगस्त 1944 को। और ये जो डायरी है एक्चुअली उसे डच लैंग्वेज में लिखा गया था, बाद में उसे काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। और ये जो बुक थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया था इस बुक को। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, televisions and theatrical productions, and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. इस बुक के ऊपर से काफ़ी सारी फिल्म्स, काफ़ी सारी टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन बने गए, इवन ओपेरा भी इस डायरी के ऊपर से बने गए। इसमें बताया गया है इस डायरी में कि किस तरह से एक मैच्योर जो लड़की होती है जिसका बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल इंटेलिजेंट माइंड होता है, और उसने नाज़ी के टाइम पे जब नाज़ी ने जर्मनी और नीदरलैंड पे कैप्चर कर लिया था उस वक्त उसने किस तरह से अपनी लाइफ को जिया था, उन सारी चीज़ों के बारे में उसने डायरी में लिखा था। और जो एन फ्रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नाम हो गया था, जो कि हॉलोकॉस्ट विक्टिम में से एक आती थी। हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स क्या होता है कि जो लार्ज स्केल मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान किया गया था, उनमें से एन फ्रैंक भी थी। और एन फ्रैंक का नाम बहुत ही ज़्यादा उस वक्त पॉपुलर हुआ था। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. मी यहाँ पर है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक कहती है कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of the 13-year-old school girl. म्यूजिंग का मतलब होता है सोच, विचार। तो एन फ्रैंक कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पहले नहीं लिखा है, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि आगे जाके ना ही मैं और ना ही कोई और मेरी इस जो डायरी के अंदर जो मैं थॉट्स लिखूँगी, जो भी मैं विचार लिखूँगी, उनमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा, ना ही मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट होगा आगे जाकर कि मैंने क्या लिखा था जब मैं 13 साल की थी, और ना ही किसी और को इंटरेस्ट आएगा इस डायरी को पढ़ने में कि एक 13 साल की लड़की के क्या थॉट्स हो सकते हैं। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have even greater need to get all kind of things out of my chest. Things of my chest का मतलब होता है to express something that has been worrying you and that you wanted to say. अब एन फ्रैंक कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं लिखना चाहती हूँ ताकि जो मेरे जो दिल में जो भी है वो मैं इस डायरी में लिख सकूँ, और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अभी ज़रूरत है कि जो भी मैं दिल में है मेरे, और वो सारी चीज़ें मैं डायरी में लिख दूँ ताकि मुझे हल्का फील हो। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। एन फ्रैंक का कहना ये है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है, ज़्यादा धीरज होता है इंसानों से। इंसान को अगर कोई चीज़ कहते हैं तो वो हमें अच्छे से नहीं सुनते, उनमें इतना ज़्यादा धैर्य नहीं होता है, जबकि पेपर में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, वो हमारी बात अच्छे से सुनते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. एन फ्रैंक कहती है कि एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रही थी, और वो अपने घर में थी, बैठी हुई थी, और उसके जो चिन है उसके हाथों में थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इस तरह से वो बैठी थी, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी। लिस्टलेस मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं था, किसी चीज़ को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था,
और वो सोच रही थी कि वो घर के अंदर रहें या बाहर जाए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब होता है कि सोच, ऐसी कुछ सोच जिसकी वजह से अपन दुखी हो जाए या फिर हमें गुस्सा आने लगे। तो उसने सोचा आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, जहाँ पर वो बैठी बैठी सोच रही थी जिसकी वजह से वो दुखी हो रही थी। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक grandly referred to as a diary. Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. grandly का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करना, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। तो एन ने सोचा कि वो बाहर नहीं जाएगी क्योंकि उसे लगा कि पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, डायरी में अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। इसलिए उसने सोचा कि वो कभी भी किसी भी इंसान को ये डायरी नहीं पढ़ने देगी। और ये जो नोटबुक है, जो उसके पास ये जो डायरी है, वो बहुत ही स्टिफ्ड बैग है, मतलब कि उसे बाइंड कर रखा हुआ है और वो उसे जो बहुत ही प्राउडली मैनर से कह सकती है कि ये उसकी डायरी है, क्योंकि उसका कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था। तो उसका कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था, अच्छा दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी जो दिल की बातें हैं वो शेयर कर सके। इसलिए उसने सोचा कि वो डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाएगी और उसमें सब कुछ लिखेगी, क्योंकि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल से। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो उसे फाइनली रियलाइज़ हुआ कि उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिससे वो चीज़ें शेयर कर सके। इसलिए उसने सोचा कि अब वो सारी चीज़ें किससे शेयर करेगी, अपनी डायरी से। अपनी सारी जो थॉट्स है, सब कुछ जो है वो अपनी डायरी में लिखेगी और अपना जो फीलिंग है उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएगी। इसलिए उस दिन उसने सोचा कि वो अब डायरी लिखना स्टार्ट करेगी। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. और ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एन फ्रैंक कैसा कहती है कि मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की जो लड़की है वो कम्प्लीटली अलोन है, पूरी तरह से अकेली है। पर एन फ्रैंक कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts and a good home. एन फ्रैंक कहती है कि मेरे पास बहुत ही प्यारे पेरेंट्स है, 16-year-old सिस्टर है, उनकी एक बड़ी सिस्टर है और ऐसे 30 पीपल हैं जिन्हें वो फ्रेंड्स कह सकती है। उसकी फैमिली अच्छी है, उसके पास लविंग आंट है और एक उसके पास बहुत ही अच्छा घर है। इसलिए वो कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. वो कहती है कि सब कुछ मेरे पास है पर सिर्फ मेरे पास एक रियल फ्रेंड नहीं है, ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे मैं दिल की सारी चीज़ें शेयर कर सकूं। All I think about when I'm with friends is having a good time. एन फ्रैंक सोचती है कि उसके पास फ्रेंड्स है, पर वो फ्रेंड्स कैसे जिनके साथ वो इंजॉय कर सकती है, पर ऐसा कोई भी उसके पास रियल फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी इनर फीलिंग्स को शेयर कर सके। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, दैट्स द प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड का मतलब होता है टू शेयर सीक्रेट थिंग्स विथ समवन। एन फ्रैंक कहती है कि हम लोग, मेरे फ्रेंड से मैं बातें करती हूँ बट वो ऑर्डिनरी चीज़ें जो होती वही मैं बातें कर सकती हूँ। मैं कभी भी किसी से इतना क्लोज़ नहीं हो पाई जिससे मैं चीज़ें अपनी फीलिंग शेयर कर सकूँ। शायद ये उसी का फॉल्ट है, एन फ्रैंक का ही फॉल्ट है कि वो अपनी जो चीज़ें हैं, इनर फीलिंग्स है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं दूसरे के साथ में। चीज़ें जो उसके सीक्रेट्स है वो शेयर नहीं कर पाती। तो एन फ्रैंक सोचती है कि वो उसी की गलती है कि वो दूसरों के साथ में इतना फ्रीली बात नहीं कर पाती है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। एन फ्रैंक मानती है कि ये हर एक इंसान का एक नेचर होता है और एन फ्रैंक का नेचर ऐसा है कि वो दूसरों के साथ में ज़्यादा
घुल मिल नहीं जाती है, इसी वजह से वो दूसरों से अपनी जो सीक्रेट्स है वो शेयर नहीं कर पाती हैं। पर वो सोचती है कि हर एक इंसान का नेचर होता है जो कि वो चेंज नहीं कर पाता है, इसलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब जो एन फ्रैंक है वो बोलती है कि मेरे दिमाग में मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच रखा था कि मेरा रियल फ्रेंड ऐसा होगा वैसा होगा, बट अब उसका रियल फ्रेंड नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मैं इस डायरी में कुछ भी लिख दूँ किसी चीज़ के बारे में, पर मैं ऐसा लिखना चाहती हूँ जैसे कि मैं एक अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। मैं डायरी को ऐसा मानना चाहती हूँ कि वो मेरी फ्रेंड है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहती और मैं अपनी डायरी को एक नाम देना चाहूँगी और उसने अपनी डायरी का नाम दिया किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Plunge writing मतलब start writing at that moment. अब जो एन फ्रैंक है वो कहती है कि मैं जो आज का दिन है जब से मैं डायरी लिखना स्टार्ट करूँगी, तो अगर आगे जाकर उस डायरी को कोई पढ़ता है तो उसे नहीं पता होगा कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं कैसी हूँ। तो एन फ्रैंक कहती है कि मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी डायरी में लिखने, आज से लिखने के पहले, कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई दूसरा इंसान मेरी डायरी पढ़े तो उसे मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए। पर एन को ये चीज़ पसंद नहीं थी, वो ये चीज़ करना नहीं चाहती थी, पर वो ना चाहते हुए भी उसने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया डायरी लिखने। जब वो डायरी लिखना उसने स्टार्ट किया तो उसने अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि वो एक्चुअली क्या है लाइफ में। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. एन फ्रैंक कहती है अब उसने डायरी में इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट किया कि जो उसके फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। उन्होंने एन फ्रैंक की मदर से शादी नहीं करी थी। जब उसके फादर 36 के हुए और उसकी मदर 25 की थी तब उन्होंने जाकर शादी करी एक दूसरे से। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. एन फ्रैंक कहती है कि उसकी जो सिस्टर है मार्गोट, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ 1926 को। I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. अब एन फ्रैंक की जो सिस्टर है उसका 1926 को बॉर्न हुआ था, वो उसकी एल्डर सिस्टर थी मार्गोट, और उसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। और एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, और जब वो 4 साल तक की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। एमिग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि अपनी खुद की कंट्री छोड़कर वो दूसरी कंट्री में जाते हैं और सेटल हो जाते हैं परमानेंट बेस पर। तो जो एन के जो फादर थे वो जर्मनी से, फ्रैंकफर्ट से वो हॉलैंड चले गए 1933 में और वहीं पर वो सेटल हो गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September while Margot and I was sent to Aachen to stay with our grandmother. आचेन एक सिटी है जर्मनी में। एन फ्रैंक कहती है कि उसके फादर हॉलैंड चले गए थे 1933 को, और उसके फादर उसकी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक दोनों सितंबर में वो लोग हॉलैंड चले गए फ्रैंकफर्ट से, और मार्गोट जो उसकी सिस्टर है और एन फ्रैंक दोनों आचेन चले गए। आचेन जर्मनी में एक सिटी है जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर रहती थी, तो मार्गोट और एन फ्रैंक उसकी ग्रैंड मदर के साथ में आचेन में रहने लगे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन डिसम्बर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। प्लंक डाउन का मतलब होता है पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, अचानक से किसी चीज़ को देख लेना। तो उसकी जो मदर और उसके जो फादर हैं एन फ्रैंक के, वो सितंबर में चले गए थे हॉलैंड। उसके बाद में मार्गोट और एन फ्रैंक
मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई और एन फ्रैंक फरवरी में हॉलैंड गई जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते थे। और जैसे ही एन फ्रैंक हॉलैंड पहुँची तो वहाँ पे उसने देखा कि टेबल के ऊपर बर्थडे गिफ्ट रखा था मार्गोट ने एन फ्रैंक के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चौंक गई। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. अब जो एन फ्रैंक है वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ने लगी और वो वहाँ पर जब तक उसकी 6 साल की उम्र थी तब तक वो वहीं पर रही। और उसके बाद में उसने फर्स्ट फॉर्म यानी क्लास 1 फर्स्ट क्लास में उसने एडमिशन लिया। जब वो 6th क्लास में आई तो उसकी क्लास टीचर थी मिसिस कुपेरस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब जो स्कूल की जो हेड टीचर होती है वही थी, और वो उसकी क्लास टीचर भी थी जब वो क्लास 6th में थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स as we said a heartbreaking farewell। जब क्लास 6 ख़त्म हुई, जब साल का एंड हुआ, सेशन का एंड हुआ, तब मिसेस क्यूपेरस और एन फ्रैंक दोनों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो एक दूसरे को हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दे रहे थे, वो एक दूसरे से दूर जाने वाले थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 में समर जो सीज़न थी उस वक्त उसकी जो एन फ्रैंक की जो ग्रैंडमा थी वो बीमार हो गई, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ, और तब एन फ्रैंक का जो बर्थडे आया था वो बहुत ही लिटिल सेलिब्रेशन से, मतलब कि बहुत ही ना के बराबर सेलिब्रेशन से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. 1942 में, जनवरी 1942 में एन फ्रैंक की जो ग्रैंडमा थी उनकी डेथ हो गई थी, और किसी को ये नहीं पता था कि एन फ्रैंक उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी और वो एन फ्रैंक उनकी ग्रैंडमा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। 1942 में जब एन फ्रैंक का बर्थडे आया तो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन किया गया, और जो बर्थडे का जो केक था उसमें एक ग्रैंड माँ के नाम से भी कैंडल लगाई गई थी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सोलेम का मतलब होता है सैक्रेड। तो एन फ्रैंक कहती है कि जो हम 4 हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स, उसकी मदर फादर और उसकी जो एल्डर सिस्टर है मार्गोट, और एन फ्रैंक अभी तक बहुत ही खुश थे, सब कुछ अच्छे से जा रहा था, और फाइनली वो डेट आ गई जिस दिन वो डायरी लिख रही थी। डायरी लिख रही थी उसके पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया था जो हमने अभी पढ़ा। अब फाइनली वो डेट आ गई थी जिस दिन उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया था, 20th June 1942, और उस दिन से उसने प्रेजेंट डेट, उस दिन से उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। सो उसने फाइनली अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया डायरी में, और उसके बाद में जिस दिन से वो लिखना स्टार्ट कर रही थी फाइनली वो डे आ गया, सैटरडे 20th June 1942। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। द रीज़न ऑफ कॉज इज द forthcoming मीटिंग in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. अब वो डायरी में लिखती है कि जो उसकी पूरी क्लास है, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मतलब शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। जो एन फ्रैंक कहती है कि जो उसकी पूरी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है, बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं, क्योंकि आगे जो मीटिंग आएगी उसमें टीचर बताएगी कि कौन मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, मतलब कौन दूसरी क्लास में जाएगा, आगे की क्लास में जाएगा, और कौन हु विल बी द केप्ट बैक, और कौन पीछे ही रह जाएगा, उसी क्लास में रह जाएगा। मतलब कि आगे की मीटिंग में टीचर ये बताएगी, हमारा रिज़ल्ट बताने वाली है उस एंड सेशन, जब सेशन एंड होगा तो उस क्लास का रिज़ल्ट हमें बताएगी कि कौन पास होने वाला है और कौन
फेल होने वाला है। तो क्लास उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी कि क्या रिजल्ट आने वाला है। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधे से ज़्यादा जो क्लास थी वो एक दूसरे से बैट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have stacked their entire holiday savings on their bet. अब एन फ्रैंक की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था GN। तो GN और एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे क्योंकि GN और एन फ्रैंक की जो पीछे वाली बेंच थी वहाँ पर दो बॉयज़ बैठा करते थे जिसका नाम था CN एंड जैक्वेस। CN और जैक्वेस एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे और CN और जैक्स ने जो भी अपनी जो पूरी हॉलीडे थी, पूरी जो छुट्टियां थी, उसमें जो भी सेविंग कर रखी थी उसको रिस्क पे लगा रखा था। उन्होंने शर्त लगाई थी कि वो अपनी जितनी भी सेविंग्स है, अगर तू पास हुआ तो मैं दे दूंगा, तू फेल हुआ तो मैं दे दूंगा, इस तरह से उन्होंने शर्त लगाई थी और उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स रिस्क पर लगा रखी थी। उसकी वजह से GN और जो एन फ्रैंक है वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी क्लास में कि तू पास होगा, तो सामने वाला कहता नहीं मैं नहीं हूँगा, तो बोले हाँ तू पास होगा, तो वो बोलता मैं नहीं होऊंगा पास। तो सुबह से लेकर रात तक यही डिसाइड हो रहा था कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। इवन जीज pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. जीस जो थी वो उन्हें रिक्वेस्ट करती थी CN और जैक्स को और दूसरे लोगों को कि अब तुम चुप हो जाओ, बार बार इस चीज़ों के बारे में बात मत करो। और एन फ्रैंक कहती है कि अगर मुझे पूछा जाए तो मैं चाहूँगी जो डमी स्टूडेंट है, जो क्लास के क्वार्टर है, क्लास के 1/4 जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डमीज़ है। डमीज़ मतलब कि वीक स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ में वीक है, उन्हें फेल कर देना चाहिए, उन्होंने इसी क्लास में रखना चाहिए, उन्हें पास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं। पर एन फ्रैंक कहती है कि टीचर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स है, मतलब कि टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें हम पहचान नहीं सकते कि वो क्या डिसाइड करेंगे। सो एन फ्रैंक कहती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। आई एम नॉट so worried about my girlfriends and myself. Well, we will make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. एन फ्रैंक कहती है कि मुझे कोई भी ज़्यादा वरी नहीं था, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं था क्योंकि जो मेरी गर्ल्स में जो फ्रेंड्स हैं और मैं, हमें लगता था कि हम डेफिनेटली पास हो जाएंगे। पर एन फ्रैंक को एक सब्जेक्ट में वो श्योर नहीं थी कि वो एन फ्रैंक उसमें पास होगी या नहीं, और वो सब्जेक्ट था मैथ्स। पर एन फ्रैंक कहती है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ हमें वेट करना होगा रिज़ल्ट का कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है। तब तक हमें अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं करना है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. एन फ्रैंक कहती है कि उसकी जो सारी जो टीचर्स हैं उनके साथ में एन फ्रैंक की काफ़ी अच्छी बनती थी, और उन जो 9 टीचर्स थी उसमें से 7 मैन थे और 2 विमन थे, 7 आदमी थे और 2 औरत थी। उन सारी टीचर्स में से टोटल 9 टीचर्स थी उसकी। उसमें से एक मिस्टर किजिंग करके एक जो टीचर था जो कि मैथ्स का टीचर था एन फ्रैंक का, और वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फॉगी टाइप, मतलब कि ओल्ड फैशन का था, और वो एन से बहुत ही ज़्यादा अनॉयड था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता था क्योंकि एन जो थी वो क्लास में बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव गर्ल थी जो क्लास में बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी। उसकी वजह से मिस्टर जो किजिंग जो उसके मैथ्स के टीचर हैं वो उससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे। After several warnings, he assigned me extra homework and essay on the subject, a chatterbox. मिस्टर किजिंग ने काफ़ी बार एन को बहुत ज़्यादा वॉर्न किया कि तुम बातें मत करो, पर जो एन फ्रैंक थी वो बात नहीं मानती थी, जिसकी वजह से मिस्टर किजिंग को गुस्सा आया
और उन्होंने एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और उसे एक सब्जेक्ट एक ऐसे लिखने को कहा। टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है? अ टॉकेटिव पर्सन, जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है। तो मिस्टर किजिंग ने उसे ऐसे लिखने को कहा चैटर बॉक्स पे, ताकि उसे पता चले कि जब वो लिखे एन फ्रैंक तो उसे पता चले कि ज़्यादा बात करने से फ़ायदा क्या है, ज़्यादा बात करने से नुकसान क्या है, बात करना अच्छी बात है या नहीं। तो जब वो लिखेगी तब उसे रियलाइज़ होगा कि ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं है। तो मिस्टर किसिंग का मोटिव था कि वो चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखे, और मिस्टर किसिंग ने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया कि वो चैटर बॉक्स जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ऐसे लिख कर आए। A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked in my bag and tried to keep quiet. अब जो एन फ्रैंक है वो सोचने लगी क्लास में कि चैटर बॉक्स, अब वो इस चैटर बॉक्स पे क्या लिखेगी। तो उसने सोचा कि मैं इस बारे में टेंशन बाद में लूँ। उसने ये चीज़ जो थी जॉटेड डाउन मतलब रोट डाउन, उसने ये जो उसे ऐसे लिखने को मिला है वो उसने ये सारा टाइटल नोटबुक में उसकी डायरी में लिखा कि उसे नोटबुक में लिखा कि उसे चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखना है, और उसने वो नोटबुक फिर बैग में रख दी और चुप रहने की कोशिश की क्लास में। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क आई नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। उस शाम को उसने जब अपना होमवर्क जो दे रखा था क्लास में उसने वो कंप्लीट किया। फिर अचानक उसकी जो नज़र है उस नोट पे गई जहाँ पे उसने लिखा था कि उसे एक्स्ट्रा होमवर्क करना है, उस चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पे ऐसे लिखना है। तो उसकी नज़र उस पर गई कि उसे चैटर बॉक्स पर लिखना है ऐसे। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब जो एन फ्रैंक है वो सोचने लगी कि जो चैटर बॉक्स जो उसे ऐसे मिला गया उस पर वो क्या लिखे, और जो उसकी जो फाउंटेन पेन थी उसका जो टिप था उसे वो चबाने लगी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. Ramble on का मतलब होता है talk or write aimlessly for long. Convincing argument means a statement made such a manner that people believe it. अब जो एन फ्रैंक है वो कहती है कि अगर वो चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस छोड़कर और वो कुछ भी लिख दे ऐसे में, पर उसका जो ट्रिक था, उसका जो मेन मोटिव था वो था कि वो इस तरह से आर्ग्यूमेंट लिखे, इस तरह से कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट लिखे, वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाए कि बात करना भी बुरी बात नहीं है, और उसे ये प्रूव करना था ऐसे में लिखकर कि जो बात करते हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी है, बुरी क्वालिटी नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उसने अगर वो चाहती तो वो लंबा लंबा कुछ भी लिख देती, ज़्यादा ज़्यादा स्पेस छोड़ देती, पर नहीं, उसने सोचा कि वो इस तरह से लिखे कि जो मिस्टर किसिंग है वो उससे कन्विंस हो जाए, वो उसे जस्टिफाई कर सके कि नहीं, बात करना भी एक अच्छी आदत है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। आई रोट द 3 pages मिस्टर किसिंग हैज़ असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मिस एन फ्रैंक ने काफ़ी ज़्यादा सोचा, उसके बाद में उसे एक आइडिया आया और उसने 3 पेजेस लिखे चैटर बॉक्स ऐसे पर, जो मिस्टर किसिंग ने उसे होमवर्क दिया था, और जो उसने लिखा था उसे वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थी कि उसने बहुत ही सही लिखा। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। जो एन फ्रैंक है वो कहती है कि बातें करना एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, ट्रैट मतलब की क्वालिटी होती है, बातें करना एक अच्छी क्वालिटी है, और वो कोशिश करेगी कि उस चीज़ को कंट्रोल कर सके। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब एन फ्रैंक उसने आर्ग्यूमेंट लिखा होता है ऐसे में, उसने लिखा होता है कि बातें करना तो एक स्टूडेंट की अच्छी क्वालिटी है, फिर भी वो कोशिश करेगी वो चुप रहे, पर वो अपने आप को चुप भी नहीं कर सकती, अपने आप को सुधार भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी जो ये हैबिट है वो उसकी मदर से मिली है, उसकी मम्मा से मिली है, क्योंकि जो उसकी मदर है वो भी उतना ही बातें करती है, शायद एन फ्रैंक से ज़्यादा बातें मतलब उतनी बातें नहीं करती होगी, पर एन फ्रैंक जितना बोलती उतना तो उसकी मदर भी बोलती है।
तो ये जो चीज़ है, ये जो उसकी हैबिट है बात करने की, वो उसके मदर से मिली है। और जो भी हमें पेरेंट्स से जो क्वालिटी मिलती है, जो भी पेरेंट्स से हमें इनहेरिट होती है कोई चीज़ें, उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एन फ्रैंक ने जो ये अपना ऐसे लिखा था उसके अंदर यही चीज़ लिखी कि इसकी जो ये क्वालिटी है उसे मदर से मिली है और इस चीज़ को वो सुधार नहीं सकती, उसे चेंज नहीं कर सकती है। मिस्टर केसिंग had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर जो केसिंग थे वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। जो उसने आर्ग्यूमेंट उसने ऐसे में लिखा था कि उसे ये क्वालिटी उसकी मदद से मिली है, वो चुप नहीं रह सकती है, तो मिस्टर केसिंग बहुत ज़्यादा हंसने लगे। पर जैसे ही उनका नेक्स्ट लेसन आया, जब उनका नेक्स्ट क्लास आई, मिस्टर केसिंग की मैथ्स की जब अगली क्लास आई, तो जैसे ही वो बात करने गई, एन फ्रैंक जैसे ही वो बात करने गई क्लास में, जब वो बात कर रही थी, तो मिस्टर केसिंग ने उसे एक और ऐसे लिखने को दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार जब उसके मैथ्स के जो टीचर थे मिस्टर केसिंग, जब एन फ्रैंक ने फर्स्ट चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखा तो काफ़ी ज़्यादा हंसे, पर जब उसका नेक्स्ट क्लास आया तब वो फिर से बात करने लगी, तो उन्होंने सेकेंड ऐसे लिखने को बोला, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। और इस वक्त जब उसके टॉपिक दिया तो उसे टॉपिक दिया एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजली अ बैड क्वालिटी। इस वक्त जब मिस्टर केसिंग ने उसे होमवर्क दिया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर लिख कर लाना है, ऐसे लिख कर लाना है। इनकॉरिजिबल मतलब बैड क्वालिटी। वो बताना चाहते थे एन फ्रैंक को कि जो तुम्हारी बातें करने की जो आदत है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है, बैड क्वालिटी है। और जब वो इस बारे में लिखे तो उसे रियलाइज़ हो कि जो बातें करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he would finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. फिर एन फ्रैंक ने एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखा और वो ऐसे मिस्टर केसिंग को दिया। फिर मिस्टर केसिंग ने उसे उसकी अगली जो 2 क्लास थी, उनकी मैथ्स की जो 2 क्लास थी, तब तक तो उन्होंने एन फ्रैंक को कुछ नहीं बोला। पर जब उसे एक और जब थर्ड क्लास आई मैथ्स की, तब तक मिस्टर केसिंग बहुत ज़्यादा एनॉयड हो गए थे, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे। तो उन्होंने पनिशमेंट दी एन फ्रैंक को कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करती हो, इसलिए अब तुम्हें एक और ऐसे लिखना पड़ेगा। और उस ऐसे का जो टाइटल है, हेडिंग है, वो होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। मतलब कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्वैक क्वैक करती हो। द क्लास रोड, जो पूरी क्लास है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि इस तरह का उसे ऐसे लिखने मिला है। आई हैड टू लाफ टू, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। एन फ्रैंक को भी हंसी आने लगी कि इस तरह से उसे ऐसे लिखने को टॉपिक मिला है, पर वो बहुत ही ज़्यादा इनजेन्युइटी मतलब ओरिजिनलिटी या फिर इन्वेंटिवनेस। अब एन फ्रैंक सोचने लगी कि उसने इतने ऐसे में ऑलरेडी लिख रखा है, जो फर्स्ट उसे चैटर बॉक्स मिला था, सेकेंड है इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स ऐसे मिला, तो उसने जितने भी अपनी थॉट्स थे वो सारे उन ऐसे में लिख दिए थे। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये जो उसे ऐसे जो मिला है एक्स्ट्रा होमवर्क, कि उसमें वो क्या लिखे। It was time to come up with something else, something original. My friend Sunny, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. अब एन फ्रैंक सोचती है कि अब उसे कुछ और लिखना पड़ेगा, समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल हो, जिससे वो अपना जो बात करने की जो क्वालिटी है उसे जस्टिफाई कर सके कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है। तो एन फ्रैंक की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सैनी। उसने कहा, और जो सैनी थी वो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, वो पोइम्स बहुत अच्छे से लिखती थी। तो सैनी ने उसे बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, इस बार तुम ऐसे पोएम के फॉर्म में लिखना, तुम उसे ऐसे पोएम की पोएट्रिक लैंग्वेज में लिखना। और एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मिस्टर केसिंग was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure that joke was on him. मिस्टर केसिंग जो थे वो हर वक्त एन फ्रैंक का मजाक उड़ाते थे कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, उसे अलग अलग
टाइटल दिए ऐसे लिखने को, चैटरबॉक्स एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, फिर क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो वो हर वक्त एन फ्रैंक का बहुत ज़्यादा मजाक बनाते थे, पर एन फ्रैंक चाहती थी कि मजाक उसका ना बने, मिस्टर केसिंग का ही मजाक बन जाए। तो इस बार वो ऐसा सोच रही थी कि वो ऐसा कुछ लिखे कि एन फ्रैंक की जगह जो उसके मैथ्स का टीचर हैं उनका ही मजाक बन जाए। I finished my poem and it was a beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. एन फ्रैंक ने एक मस्त अच्छी सी पोएम लिखी, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर पोएम थी। उस पोएम ने उसमें लिखा था कि एक मदर डक थी और एक फादर स्वान था। उनकी 3 बेबी थे डकलिंग्स, 3 बेबी डकलिंग्स थे। फादर ने उन तीनों जो बच्चे थे उन तीनों डकलिंग्स को चबा चबा कर मार दिया, क्योंकि वो जो उनके जो 3 डकलिंग्स थे, जो 3 बच्चे थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्वैक 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 करते थे। तो इस फॉर्म में उसने एक पोएम लिखी कि मदर डक और फादर जो स्वान थे, फादर स्वान ने अपने तीनों बच्चों को चबा चबा कर मार दिया क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते थे। लकीली मिस्टर केजिंग टुक द रोग द राइट वे, और लकीली जो उसके मैथ्स के जो टीचर थे मिस्टर केजिंग एंड फ्रैंक के, उन्होंने ये जो जोक था उसे पॉजिटिव वे में लिया और एन फ्रैंक ने इस बार जस्टिफाई किया कि बातें करना बुरी चीज़ नहीं है। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. इस बार जो मिस्टर केजिंग थे उन्होंने ये जो टॉपिक जो दिया था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस, उन्होंने ये जो एन फ्रैंक है उसने ये चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हद तक जस्टिफाई किया कि बातें करना अच्छी चीज़ है, और मिस्टर केजिंग ने इस जोक को काफ़ी पॉजिटिव वे में लिया। उन्होंने ये जो पोएम थी उन्होंने क्लास में पढ़कर सुनाई, अपने खुद के कमेंट्स भी दिए, और इवन जो दूसरी क्लास थी वहाँ पे जाकर भी ये पोएम उन्होंने रीड करी। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. उस दिन के बाद एन फ्रैंक को कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला और क्लास में बात करने की भी परमिशन उसे मिल गई थी। ऑन द कॉन्ट्रारी मिस्टर केजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और एन फ्रैंक के इस बिहेवियर से मिस्टर केजिंग में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। अब वो भी फ़न करने लगे, इंजॉय करने लगे और जोक्स जो थे वो क्रैक करने लगे। योर्स एन, और ये जो थी वो उसने अपनी डायरी में लिखा था, ये सारी जो चीज़ें थी उसने अपनी डायरी में मेंशन करी। और दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। होप डू यू लाइक्ड इट। थैंक यू।